चलिए नहीं, चलिए इसमें हमें जो चैप्टर पढ़ना है, अरे यार कट जाना, इसमें हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो आपका क्या है, हाँ स्ट्रेसेस, स्ट्रेस एंड, हाँ रहने दो अब, तुम मतलब कि सिलेबस पढ़ने के लिए बोले थे तो पढ़ते ना जाना टाइम टाइम पे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। चलिए देखिए ये दो टॉपिक है, तो सबसे पहले ये देखो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो डिफाइंड होता है एक्चुअली में वो कौन सा बॉडी पे डिफाइंड है उसकी बात करते हैं, ठीक है। और एक्चुअली में ये दोनों अगर टर्म देखें तो कैसे आपका रिलेट करता है, स्ट्रेस तुम लोग पढ़े होगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया पढ़े हो, स्ट्रेस जो फंक्शन होता है वो एरिया का ऐसा ऐसा तुम लोग पढ़े होगे, लेकिन नहीं, एरिया स्ट्रेस कभी भी फंक्शन होता है एरिया का नहीं। जैसे कोई ये बोला जाए कि देखना थोड़ा सा, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया लिखते हैं, और इसमें ये कहा जाता है कि स्ट्रेस जो होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है, दिख भी रहा है तुमको कि एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअली में ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक पॉइंट का फंक्शन होता है। स्ट्रेस अगर देखेंगे तो स्ट्रेस जो होता है वो आपका फंक्शन ऑफ एक पॉइंट होता है, जो कि इसमें कहीं पता नहीं। तो इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा हर एक चीज़ें पढ़ेंगे कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। डिफिनेशन से हट के कुछ टॉपिक, तो एक्चुअली में अगर हम देखें कि स्ट्रेस जो है वो डिफाइंड किसके लिए होता है, तो स्ट्रेस डिफाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि मटेरियल कैसा। तो मटेरियल मेरे पास तीन प्रकार के देखने को मिलता है। एक तो मटेरियल होता है इलास्टिक, कौन सा मटेरियल है, इलास्टिक। दूसरा होता है मेरे पास प्लास्टिक, प्लास्टिक। और तीसरा होता है आपका रिजिड। ये है क्या, समझो देखो, तो इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड, यही तीन बॉडी जो है वो आपको पढ़ना है। और देखिएगा एक चीज समझिएगा, सबके पास अपना खुद का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे हम ये बोले कि कोई बॉडी जो है वो रिजिड नहीं है, तो तुम बोलोगे सर काहे नहीं रिजिड है, ठीक है। तो या फिर रिजिड है तो काहे रिजिड है, इलास्टिक है तो काहे इलास्टिक है, तो खुद का अपना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और वो अपना प्रॉपर्टी के कारण ही क्या होता है, उसका वो अपना बिहेवियर शो करता है, मतलब उस प्रकार से वो बना हुआ ही है कि उस प्रकार का बिहेवियर वो शो करने लायक है, ठीक है। तो उसका कोई डिफाइन नहीं है। तो देखो इलास्टिक अगर देखेंगे तो वैसा मटेरियल जो इलास्टिक है तो उसके अंदर कौन सा प्रॉपर्टी रहेगा, इलास्टिसिटी का। ध्यान रखना, जिस मटेरियल के अंदर जो कोई मटेरियल क्या है, इलास्टिक है, तो इलास्टिक क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कुछ उस प्रकार का मटेरियल है, खुद का उसका एक गुण है कि वो किस बॉडी कहलाएगा, वो इलास्टिक बॉडी। और उसके अंदर में जो प्रॉपर्टी रहेगा वही क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी। ध्यान से समझिएगा, बाकी बात समझते हैं। तो इसके अंदर जो मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है, इस मटेरियल का जो आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी, और वो आपको प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी। क्योंकि वो मटेरियल अलग इलास्टिक है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गुण होंगे जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है। और फिर अगर हम प्लास्टिक देखें तो उसके अंदर जो आपका प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। और आपका रिजिड है तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आपका ये रिजिड है उसको क्या बोलते हैं, रिजिडिटी, ठीक है। तो ये चीजें हमको देखने को मिलता है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिक, रिजिड। तो ये चीजें हमको लिखना, इलास्टिक, प्लास्टिक, रिजिडिटी, इलास्टिक, इलास्टिसिटी, प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी और रिजिड ऑफ रिजिडिटी। तो वन बाय वन देखते हैं कि इलास्टिक आपका क्या है। तो यहाँ पास मैंने तीन एग्जाम्पल बना रहे हैं, तीनों एग्जाम्पल में समझना। चलिए ये मान लेते हैं कि कोई मटेरियल है और कोई मटेरियल जो है वो ऐसा है, इस पे हम क्या किए कि एक फोर्स लगाएं, दैट इज फोर्स पी लगाएं, ठीक है। चलिए अभी रहने दो इसको, अभी फोर्स नहीं लगाओ। ये जो आपका लेंथ है वो आपका लेंथ कितना है, एल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस पे एक लोड लगाते हैं, क्या लगाते हैं,
एक लोड लगाएं, तो जब लोड लगाएं तो हमको कुछ दूर तक आगे तक चला गया, ये P को लगा दिए, ठीक है, P लोड लगाएंगे जो कि आपका कौन सा है, टेंसाइल नेचर का है, कंप्रेशन नेचर का मतलब होता है कंप्रेस करने की कोशिश, और ये आपका फिक्स्ड। और यहाँ पर क्या लगाएं कि जब हम अप्लाई लोड लगाना बंद कर दिए, लोड लगाना बंद कर दिए, तो ई जो आपका मटेरियल है वो कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी कि ये है कि बिफोर अप्लाइड लोड, बिफोर अप्लाइड लोड, ड्यूरिंग अप्लाइंग लोड, applying load, removal of load। देखो ऐसा एक चीज है ये, ठीक है। तो यहां पर बताओ हमको कि जब हम लोड अप्लाई किए तो लेंथ L था, ठीक है, फिर जब मैंने लोड लगाए तो ई आपका ई इतना इंक्रीज किया, और फिर उसके बाद लोड जब हटाए तो ई कहां आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब बॉडी क्या था, इलास्टिक था। क्या था, बॉडी इलास्टिक। तो बॉडी इलास्टिक होने का मतलब ये है कि जब लोड लगाएं तो अपने आप को डिफॉर्म करे, और जब लोड हटा दे तो क्या हो जाए, अपने पोजीशन पे आ जाए। तो इसको हम बोलते हैं आपका इलास्टिक। ये बॉडी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक। और जिसकी वजह से इलास्टिक आया है इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि वैसा बॉडी जिस पे अगर हम लोड अप्लाई करें और लोड अप्लाई करने के बाद वो फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाए, ओरिजिनल लेंथ को गेन कर ले, तो वैसे बॉडी को क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। और जिस प्रॉपर्टी की वजह से आपका इलास्टिक होता है उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ये तो आपका इलास्टिक का हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो थोड़ा सा समझना, मान लेते हैं कि यही एग्जाम्पल को मान लो कि इस प्रकार से मेरा कोई बॉडी जो है वो पहले ये था, उसके बाद जब लोड लगाए तो बॉडी कुछ इस प्रकार से गया, और जब लोड हटा दिए तब भी बॉडी यहीं का यहीं रह गया। देखो यहाँ पर समझना, देखो ओरिजिनल तो आपका ये है, ओरिजिनल क्या है, ए है। अगर इस पे अगर हम लोड लगा दिए दैट इज लोड P, और उसके बाद फिर जब हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो हटाने के बाद भी क्या हो गया, वो अपना ही पोजीशन पे है। मतलब क्या अपना शेप को रीगेन किया, क्या वो ओरिजिनल पोजीशन पे आया, नहीं। तो ये जो आपका प्रॉपर्टी है वो आपका कौन सा प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी है। ये सब पता होगा तुम लोग का। अगला देखते हैं रिजिड बॉडी का। तो तीसरा कंसेप्ट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे हम, अरे यार तुम चला करो, ये है और इस पे जब हम लोड लगाएं तो लोड लगाने के बाद भी क्या हो गया, यही हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि कोई बॉडी है जब लोड लगाएं तब भी क्या था, वो उतना ही था। तो अब हमको ये बताइए कि किसमें आपका चेंज देखने को मिलता है। देखो इसमें भी आपका डिफॉर्मेशन है और उसमें भी डिफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें जो आपका डिफॉर्मेशन है वो आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन है। कौन सा डिफॉर्मेशन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है। इसमें देखोगे तो, और उसमें आपका क्या है, मतलब उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो है वो आपका क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब जब तक आपका लोड है तब तक वहां पर देखने को मिलेगा, और इस प्रकार के डिफॉर्मेशन को बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और जो आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। गलत बात, तो कहीं नहीं जाओ, तुम बैठ गए तो बैठल रहो, सजा होगा तो
क्या परेशान होंगे। तो बॉडी आपका सेव हुआ होगा कि नहीं हुआ? लगता नहीं हुआ। नहीं सर, ये नहीं है। कहाँ खोजेंगे बता? कहाँ रहता है? जहाँ रहता है वहाँ रहता है। नहीं है। देखो 16 KB वाला। चलो ठीक है, समझते हैं। हाँ, वैसे भी छोटा सा टॉपिक था। तो यहाँ पर जो बॉडी हमको दिख रहा था, ये जो पहला जो बॉडी था, अरे भाई तुम चल लिया करो। पहला जो मेरे पास बॉडी था, उस बॉडी में देख रहे थे कि आपका जो है वो आपका बॉडी जब डिफॉर्म किया और फिर वो क्या हो गया, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो हम जो ओरिजिनल पोजीशन है उसकी बात नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि लोड अप्लाई करने के पहले और लोड अप्लाइड के समय। तो दो चीजें हम समझते हैं। तो यहां पर जब लोड अप्लाई किए और क्या किए, हम जब लोड नहीं था तब की बात करेंगे और लोड छोड़ने वाला बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो वैसे आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे ही लोड हटाएंगे तो वो आपका ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बोलेंगे। तो इसमें हम देख रहे थे इलास्टिक डिफॉर्मेशन था और वहां पर क्या था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। ठीक है, अगर थोड़ा सा तुम लोग पढ़े होगे स्ट्रेस सस्टेन डायग्राम, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं, फिर हम वो बताएंगे। तो इसमें हमको ये देखने को मिलता था कि यहां तक आपको कुछ गया, फिर यहां से इंक्लाइंड किया, फिर आपका यहां से, और फिर एक कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता था। ठीक है, तो यहां पर जो डिफॉर्मेशन, ये आपका यील्डिंग पॉइंट का था। यानी कि सोचो कि यहां तक आप लोग जब पढ़े होंगे तो इसको बोलते थे इलास्टिक पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट बोलते थे, हाँ। और इसके पहले जो रहता था वो आपका प्रोपोर्शनल लिमिट था। पढ़े होंगे, कुछ पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो बताएंगे। अरे वो तो बताए करेंगे रे गधा के। तो इलास्टिक लिमिट एक प्रोपोर्शनल लिमिट था। प्रोपोर्शनल लिमिट वैसा लिमिट है जहां तक हुक्स लॉ वैलिड करता है, और इलास्टिक लिमिट वैसा लिमिट है जहां तक आपका बॉडी इलास्टिक रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो ये आपको खुद से नहीं पता चलता, वो मशीन बता देता कौन सा इलास्टिक लिमिट है, कौन सा प्रोपोर्शनल लिमिट है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो बॉडी आपका पहले लेंथ इसका कितना था, एल था, और बाद में लेंथ कितना हो गया, एल डैश हो गया। क्या हो गया, एल डैश हो गया। तो यहां पर अगर हम डिफॉर्मेशन की बात करें तो एक चीज याद रखिएगा, डिफॉर्मेशन का मतलब ही होता है चेंज इन डायमेंशन। क्या होता है डिफॉर्मेशन का मतलब, चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन। अब डायमेंशन का मतलब कि चेंज कहीं पर भी अगर तुमको ये चीजें वर्ड दिखाई पड़ता है, समझो कि चेंज कहीं पर लिखा हुआ, तो चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस में इनिशियल। हाँ सर कहिए, कौन है? छुट्टी अभी तो अभी कर ली है, वो अभी आए हैं। हाँ, आप ना टाइम पे आ जाते हैं। काहे ला नीचे जाता का यार, रुका आइए, देखो छोड़ो। तो यहां पर अगर चेंज कहीं पर भी रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस में इनिशियल। कहीं पर भी चेंज देखने को मिला। अब वो चेंज इन वॉल्यूम रहेगा तो फाइनल वॉल्यूम माइनस में इनिशियल वॉल्यूम। चेंज इन लेंथ रहेगा तो फाइनल लेंथ माइनस में इनिशियल है। चेंज इन समथिंग रहेगा तो फाइनल समथिंग माइनस में इनिशियल समथिंग। तो कुछ भी रहे, तो अगर यहां से अगर हमको डायमेंशन पूछ रहा है तो एक डायमेंशन पूछ रहा होगा, लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ की, चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ में आपका जो है वो फाइनल कितना हो गया, एल डैश माइनस में एल, तो इसको क्या बोलेंगे, डेल से आपका रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से। ठीक है, चेंज को जब भी जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका क्या होता है, ई डेल्टा, मतलब कि आपका ट्रायंगल वाला रहता है से, और इसको क्या पढ़ते हैं, डेल पढ़ते हैं ना। तो यहां से एल डैश माइनस में क्या होगा, एल, तो चेंज इन लेंथ आपका लिखेगा कि चेंज इन लेंथ आपका जो है वो डेल, सॉरी
चेंज इन लेंथ अगर कोई पूछेगा तो यहाँ से एल डैश माइनस में एल, और ये आपका चेंज इन लेंथ हमारा ए निकलेगा। तो चेंज निकाल लोगे कि नहीं? जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा जो है वो 3 सेंटीमीटर का है और ये आपका 5 सेंटीमीटर का है, तो चेंज इन लेंथ आपका कितना निकल के आया? 5 माइनस में 3 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से तो इसका मतलब क्या लिखेगा? वो चेंज इन लेंथ लिखेगा। ठीक है, और ये जो हम डिफाइंड करेंगे जितना भी, वो आपका कौन सा बॉडी के लिए रहेगा? इलास्टिक बॉडी के लिए रहेगा। कौन सा बॉडी के लिए हम ये सब पढ़ेंगे? इलास्टिक बॉडी के लिए। पूरा जो हम सॉम पढ़ेंगे वो इलास्टिक बॉडी के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, प्लास्टिक का अलग से एनालिसिस किया जाता है, एक कहलाता है प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक है, तो प्लास्टिक में अलग अलग चीजें हम पढ़ते हैं। तो हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो इलास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, कहीं पर भी हम प्लास्टिक का जिक्र नहीं करेंगे। पूरे सॉम में किसका पढ़ेंगे हम लोग? इलास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक का अलग से मतलब कि पढ़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक एनालिसिस। और प्लास्टिक में देखते हैं कि मटेरियल कैसा बिहेवियर ले रहा है। अब देखो, प्लास्टिक का मतलब क्या हो गया कि यही बॉडी को बहुत ज्यादा खींच देंगे तो वो आपका अपना पोजीशन पे नहीं आएगा, तो वो बिहेवियर आपका क्या कहलाएगा? प्लास्टिक। जैसे यहां तक जब देखते थे तो ये आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, और उसके बाद जो फ्रैक्चर पॉइंट तक देखोगे तो यहां से आपका क्या देखने को मिलेगा? प्लास्टिक। क्योंकि आपको पता है कि इलास्टिक बॉडी का मतलब कि इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड आपका जो मटेरियल है वो आपका प्लास्टिक में चला जाता है। किसी चीज को बहुत ज्यादा टानोगे तो क्या हो जाएगा? आपका प्लास्टिक में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये समझ में आएगा, मतलब क्या आएगा कि डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? फाइनल माइनस में इनिशियल, और फाइनल का मतलब आपको यहां से हमको चेंज मतलब आपका डेल से रिप्रेजेंट करना है, लेंथ की बात करता है तो चेंज इन लेंथ, और फाइनल माइनस में इनिशियल आपका ये होगा। ठीक है, और परमानेंट डिफॉर्मेशन में भी वही होगा, लेकिन क्या हो गया कि उसमें ये है कि आपका मटेरियल जब तुम लोड लगा दोगे तो वो आपका फिर से फिगर नहीं करेगा। ठीक है, और जिस प्रॉपर्टी की वजह से आपका प्लास्टिसिटी आता है, सॉरी प्लास्टिक आता है, तो वो आपका प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? उसमें प्लास्टिसिटी। और कोई बॉडी अगर रिजिड है तो रिजिड में, हाँ एक बात और बताना कि जो अगर रिजिड बॉडी है, कौन सा बॉडी है? रिजिड बॉडी है, तो लेंथ एल है, मान लेते हैं एल डैश है, और बाद में भी लेंथ क्या हो जाएगा? एल डैश ही रहेगा लोड लगाने के बावजूद भी। तो इसमें आपका डिफॉर्मेशन क्या होगा? चेंज इन लेंथ आपका 0। तो जिसमें डिफॉर्मेशन 0 होता है वो आपका रिजिड बॉडी रहेगा, और जिसमें डिफॉर्मेशन 0 नहीं होता है वो आपका इलास्टिक बॉडी रहेंगे। ठीक है, और जिसमें आपका मतलब कि डिफॉर्मेशन तो हुआ लेकिन अपना पोजीशन में आया ही नहीं, वैसे बॉडी को क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी। और जिस प्रॉपर्टी की वजह से आता है तो उसको आपको पता है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और रिजिडिटी। यहां तक तो क्लियर हो गया, समझ में? अब थोड़ा सा हम लोग जरा डिफिनेशन चल लेते हैं, क्या स्ट्रेस का डिफिनेशन, स्ट्रेन का, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डिफिनेशन चल लेते हैं कि क्या है एक्चुअली में। चलो समझो, समझते जाना बिल्कुल। तो देखो, अगर ये मान लेते हैं कि कोई ये बॉडी है, इस बॉडी पे अभी जैसे तुमने देखा था, अरे बच्चों, हाँ ठीक है, थोड़ा सा समझना, इसको हम फिक्स कर दे रहे हैं एक एंड को। जैसे अभी हम आपको एग्जांपल बताएं, यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये आपका जो बॉडी है वो इस प्रकार से हम लोड लगाएं। कहाँ लगाएं? इस प्रकार से हम पी लोड लगाएं। तो एक काम करते हैं कि इस पे भी हम एक पी का लोड लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं? एक पी का लोड लगाएंगे। अरे यार कहाँ नीचे लगता है? अच्छा, अरे यार लोड मतलब वेट की हम बात कर नहीं रहे, वेट तो हमेशा नीचे लगे करता है, वेट की थोड़ी बात कर रहे हैं। लोड आप कहीं पर भी लगा दो, इंक्लाइंड जैसे भी लगाना है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैंने एक पी लोड लगाया। क्या लगाया? पी लोड लगाया, और वो बाहर की तरफ है। समझो, ये मटेरियल क्या करना चाहेगा? मान लेते हैं कि मैंने एक जो लोड लगाया वो लोड को मटेरियल रेजिस्ट कर ले रहा है। ये पी लोड को क्या कर लिया? मटेरियल रेजिस्ट कर लिया। तो अब थोड़ा सा जो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेस, वो थोड़ा सा पता हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। अब एक्चुअली में वो है क्या, यहाँ से 2-3 पॉइंट जो है वो तुमको समझ में आएगा। तो मान लो कि लोड जो है वो पी है, तो अगर हम इसके मटेरियल की अंदर की तरफ
ये तो बाहर की लोड है, ये P आपका कौन सा है, ये एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल लोड है, मान लेते हैं ये P एक्सटर्नल लोड है। अगर सोचो थोड़ा सा समझो कि अगर ये जो मटेरियल है कुछ इस प्रकार से चलिए, ये जो आपका मटेरियल, अरे यार तुम यही कलर में रह गए, चेंज कर लो ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, चेंज करो तो ये चीज़ें जो है वो आप हम यहाँ से चेंज करते हैं। चलिए, और इस पे तो लोड लग रहा होगा, और ये जो लोड आपका है वो आपका बाहर से लोड जो लगा रहे हैं हम, वो P लोड लगा रहे हैं, क्योंकि एक ही लोड लगा रहे हैं बाहर से, ठीक है। और बिल्कुल कहाँ लगा रहे हैं, सेंटर पे लगा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, साइड में अभी हम नहीं लगा रहे, सेंटर पे लोड लगा हुआ था। अब इस पे तुम हमको एक चीज बताओ, थोड़ा सा समझना, क्या टोटल एरिया जो है इसका, जो लिखते आ रहे हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू जो होता है वो P/A होता है, यही लिखते आ रहे हो, स्ट्रेस इज, क्या एरिया पे कहीं पर भी लोड लग रहा है? देखो ध्यान से समझोगे तो देखो, कोई एक पॉइंट पे लोड लग रहा है, समझा रहे, हाँ वो आपका क्रॉस सेक्शनल है और इसका, तो कोई एक ही पॉइंट पे ना हम लोड लगा रहे, तो सारा पे मैंने ले लिया। तो इसमें देखो क्या दिक्कत है वो समझते हैं थोड़ा सा। देखो अगर हम इस पे पॉइंट देखें तो हम इस पे बहुत सा पॉइंट बना रहे हैं, समझ में आ जाएगा एक्चुअली में। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, ऐसा ऐसा बहुत पॉइंट होगा, इसमें बहुत होगा। हम कुछ का स्टडी कर लेते हैं, जब एक आध दो पॉइंट का स्टडी कर लेंगे तो यहाँ पर ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन पे देखोगे तो हर एक पॉइंट जो है वो आपका लोड रेजिस्ट कर रहा होगा। मान लेते हैं कि ये देखो पीछे की तरफ मटेरियल लोड रेजिस्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? क्या आपको सिर्फ P पॉइंट से ही लोड रेजिस्ट कर रहा होगा? देखो लोड रेजिस्टेंस का मतलब ये बोल रहे हैं कि यहां पर तुम आगे की ओर लोड लगा रहे हो तो पीछे के लिए भी तो कोई लोड लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? और वो इसमें जितना भी मटेरियल होगा सब मटेरियल लोड लगा रहा होगा। अरे लगाएगा कि नहीं बताओ हमको? इस सब मटेरियल लोड लगा रहा होगा इसे पीछे की तरफ, और सब मिल करके कितना लगा रहे होंगे? सब मिल करके कितना लगा रहा होगा? P लोड लगा रहा होगा, यही नहीं लगा रहा होगा। अब तुमसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं यहां से, मान लेते हैं कि इसका नाम हम F1, अरे भाई तुम शांत रह लो, F2, अरे तीन सुधरेगा, F3, F4, F5, F6, ये .1, .2, .3, इसको नाम दे लो 1, 2, 3, 4, कहाँ चला गया? मतलब कि जिस पे आपका लगा हुआ है उस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं? 1, 2, 3 याद रख लेना, ठीक है? जिस पे लगा हुआ है, ऐसे तो बहुत पॉइंट है। तो सोचो कि अगर हम ऐसा बोलें कि F1 जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट पॉइंट, कहाँ बताओ? एट पॉइंट 1 ले लो, कहाँ कि 1 पे लग रहा होगा। F2 उसी प्रकार से आपका देख लोगे तो कहाँ .2 पे लग रहा है। F3 जो लग रहा है वो आपको कहाँ लग रहा है? 3 पे। ऐसे ही डॉट डॉट करके आगे सारा पॉइंट लग रहे होंगे। इसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो जब तुम देखोगे तो सब इसका लोड को रजिस्ट करने में लगा हुआ है। एक लोड जब लगाएंगे तो सारा रजिस्ट करने में लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ, लगेगा। अब तुम सोचो थोड़ा सा, आप खुद बताइए, इसमें जो F1, F2, F3, F4 है, क्या सब बराबर रजिस्ट कर रहा होगा? सबसे ज्यादा कौन रजिस्ट कर रहा होगा? F3, ये आपको पता है सबसे। और सब इस सब क्या लग रहा होगा? कम लग रहा होगा। तो यहां पर क्या होता है कि सब को कैलकुलेशन करना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है। क्या चीज? अरे सबको लोड कैलकुलेट करना बोल रहे। अगर F1, F2, F3 कैसे निकालोगे तुम?
बहुत दिक्कत वाली बात हो जाता है। ठीक है, अब इसमें से भी क्या होगा, कुछ ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मैक्सिमम लोड लग रहा होगा, कुछ ऐसा पॉइंट होगा जहां पर बहुत कम लोड लग रहा होगा। ठीक है, कोई मटेरियल देखोगे तो ये सब चीजें हर एक जगह देखने, इसीलिए आगे इस पे पता बहुत चीजें का मिस मतलब कि अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से बहुत चीजें दिक्कत में आ जाता है, इसीलिए हम बताने की कोशिश करें। यहां पर देखोगे तो लोड जो है वो एक्चुअली में ऐसा नहीं कि तुम अगर यहां पर लोड लगा रहे हो तो कहीं एक पॉइंट आएगा, कहीं एक ऐसा प्लेन आएगा जहां पर मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, कहीं पर कुछ लगेंगे, तो ये सब चीजें, तो यहां से हम बताना ये चाह रहे हैं कि सारे जो मैंने लोड लगाया क्या इक्वल रजिस्ट करेगा लोड। हम तो पढ़ते थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता, तो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स मतलब इस फोर्स की बात करें, इस फोर्स की बात नहीं कर रहे, ये तो आपका लग गया बाहर से। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है तो सब तो अलग अलग मिल करके रेजिस्ट कर रहा होगा। क्या यहां पर कहीं पर भी एरिया का कोई टर्म आया है कि एरिया रेजिस्ट कर रहा? नहीं, ये तो मटेरियल पे कोई एक पॉइंट होगा वो रेजिस्ट कर रहा है इसमें। तो यहां से ये समझना कि जो स्ट्रेस होता है वो फंक्शन ऑफ एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। स्ट्रेस जो होता है वो एक पॉइंट पे डिपेंड करता है, किस पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है। एरिया पे लोड लग रहा है पूरा पे नहीं, पॉइंट का फंक्शन होता है। लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस जो डिपेंड्स अपॉन एरिया, लेकिन वो भले तुम लिख देते हो, लेकिन अगर तुम सोचोगे पढ़ोगे तो स्ट्रेस इज ए फंक्शन ऑफ पॉइंट होता है, कि एक पॉइंट पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है वो। उसको तो जबरदस्ती टान करके लाया गया है कि तुम एरिया बनो। देखो कैसे, अब यहां पर जो F1 F2 है तो इसने एक कंजप्शन यहां से मान लिया, ध्यान से समझना यार। यहां से ये अज्यूम कर लिया कि जो टोटल रेजिस्टेंस फोर्स है, क्योंकि सब मिलकर के तो रेजिस्ट करेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस जो फोर्स होगा उसको हम मान लेते हैं कि कैपिटल F है। क्या है टोटल रेजिस्टेंस फोर्स? कैपिटल F है, दम बारीकी से ध्यान रखना। अब टोटल F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं F1 प्लस में F2 प्लस में F3 प्लस में F4, ऐसे डॉट डॉट जितना आपका Fn तक रहेगा वो हम लिखेंगे। सही लिख रहे हैं? जो टोटल जो रेजिस्टेंस फोर्स होगा वो सबको जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा F1 F2 F3 का ये सब चीजें निकल जाएगा। अब समझो यहां से अज्यूम कर लिया, और यहीं से जब अज्यूम करता है तो जो आपको ये स्ट्रेस निकालते हो वो एक्चुअली में फिर कुछ और स्ट्रेस होता है। ध्यान समझो, इसमें अज्यूम ये करता है कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F4 डॉट 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 Fn के बराबर। मतलब सारा फोर्स को ये काम मान लेता है, बराबर मान लेता है। क्या मान लेता है? बराबर। अब जैसे तुम सारा फोर्स को मानोगे तो इसमें सारा पॉइंट का जो फोर्स होगा वो आपका बराबर हो गया। क्या एक्चुअल में बराबर है? नहीं है ना। यानी कि जो हम फोर्स निकालेंगे, जो स्ट्रेस निकालेंगे ऐसे मान करके, वो ऑटोमेटिक कौन सा स्ट्रेस होता है? एवरेज स्ट्रेस होता है। एवरेज में हम क्या करते हैं कि सबको बराबर मान लेते हैं कि नहीं मान लेते? जो पढ़ने लिखने वाला है नहीं है तो उसको एक पे ला करके एवरेज कर लेते। तो एक्चुअली में ध्यान रखना कि ये जो तुम स्ट्रेस लिखते हो P/A, ये आपका स्ट्रेस क्या होता है? एवरेज स्ट्रेस होता है। क्या होता है? ये एवरेज स्ट्रेस होता है। तो पहला पॉइंट ए समझना है। अब तक में 2 पॉइंट समझा है। पहला, स्ट्रेस जो फंक्शन होता है वो किसका होता है? पॉइंट का। दूसरा, जो यहां से डिफिनेशन निकल के आता है वो आपका एवरेज स्ट्रेस निकला। अब कैसे निकल के आता है वो हम देखते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो F इज इक्वल टू ऐसा अगर n गो होगा, क्या गो होगा? n होगा। तो ऐसा अगर F होगा तो NF लिख सकते हैं, और NF नहीं, इसको कुछ नाम दे दो। F1 F2 F3 इज इक्वल टू F डैश कर लो। क्या कर लो? F डैश। ऐसा सबको F1 F2 F3 को सबको क्या मान ले? F डैश। तो ऐसा n गो होगा तो NF डैश कर लो। क्या कर लो? NF डैश। अगर यहां से देखें हम थोड़ा सा तो देखो यहां पास
यहां से निकल के आएगा कि एफ बट्टा में एन इज इक्वल टू एफ डैश, ए आपको निकल के आएगा। अब सोचो एन का मतलब क्या होता है, पॉइंट बताएं, नंबर ऑफ पॉइंट, यही ना बताएं, ये नंबर ऑफ पॉइंट। अब बताओ कि अगर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसमें बहुत सा पॉइंट को अगर तुम ऐड कर दोगे, बहुत सा पॉइंट को जब तुम ऐड कर दोगे तो एक्चुअली में वो जो पॉइंट बन जाएगा वो एरिया बन जाएगा। सारा पॉइंट को हम क्या कर देंगे, जब ऐड कर देंगे, सारा पॉइंट जब मिल जाएगा तो जब सारा पॉइंट एक पॉइंट पॉइंट बन करके क्या बन जाएगा, वो एरिया। जैसे आप लोग पता होगा कि सर्कल क्या होता है कि एक पॉइंट पॉइंट मिल करके और एक बन जाता है सर्कल टाइप का। तो यहां पर अगर पूरा पॉइंट यहां पर मिला देंगे ये, तो ये तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ही बन जाएगा। तो यहां से एफ अपॉन में ए इज इक्वल टू एफ डैश हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट। और जो एफ डैश हो गया इसी को हम बोल देते हैं कि ये जो है वो आपका स्ट्रेस है। क्या है ये, स्ट्रेस है। तो एफ अपॉन में एरिया क्या होता है, वो स्ट्रेस, बशर्ते वो होता है पॉइंट, बट उसको क्या लिया जाता है, एरिया। तो डायरेक्ट अगर किसी को बताओगे फोर्स पर यूनिट एरिया तो उसको यही पता चलता है कि इट्स डिपेंड अपॉन एरिया, बट एक्चुअली में नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया, दैट इज अ फंक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो यहां से एक चीज है, अगर हमको पता है कि फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब कि वो अपना पोजीशन में बने रहे, तो इसके लिए आपको पता होगा कि F इज इक्वल टू P के बराबर होगा, जो बाहर का लोड लगाए हैं, बाहर का लोड लगाए, इसीलिए क्या लिख देते हैं कि P अपॉन में एरिया इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस, यहां लिखेंगे, नोट ए स्ट्रेस। स्ट्रेस तो लिखते हैं लेकिन वो कौन सा स्ट्रेस होता है, बाय डिफॉल्ट एवरेज स्ट्रेस होता है, ध्यान में रखना थोड़ा सा। बाय डिफॉल्ट कौन सा स्ट्रेस होगा, ये एवरेज स्ट्रेस होगा। हम मैक्सिमम नहीं निकालते हो ना, मिनिमम निकालते हैं। मैक्सिमम मिनिमम के अलग से पढ़ते हैं मोहर सर्कल वगैरह में, जब पढ़ेंगे तो वहां पर, जब तुम लोग सॉइल पढ़ोगे ना तो सॉइल में शियर स्ट्रेंथ में पढ़ना है मैक्सिमम और मिनिमम, तो वहां पर पढ़ोगे आप लोग। तो P अपॉन में ये जो निकल के आता है वो एवरेज। अब एक्चुअली में देखो P जो है वो F के बराबर भले है, मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। अगर P जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है, बट स्ट्रेस में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है, वो हमें इंटरनल जो होता है वो एक्सटर्नल के बराबर होता है, इसीलिए हम लिख देते हैं P अपॉन में। लेकिन एक्चुअल में जो डिफिनेशन होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम है, 20 किलो न्यूटन ईबी है तो 20 किलो न्यूटन ईबी है, लेकिन स्ट्रेस का डिफिनेशन जब लिखेंगे तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स लिखेंगे। तो ये सब चीजें जो था वो आपका किसके बारे में था, तो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस यहां से आपको पता चलता है एवरेज स्ट्रेस। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो है वो छोटा सा टॉपिक है, दैट इज स्ट्रेन। क्या है ये, कि स्ट्रेन। हम क्या पढ़े थे यहां से, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू पढ़े हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपॉन में ए हम लोग पढ़े हैं। अगर देखें स्ट्रेन इज इक्वल टू, तो स्ट्रेन क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। मतलब स्ट्रेन को देखो, स्ट्रेन का सब लोग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, ठीक है, बट हमें ऐसे आदत नहीं है इसलिए बोल रहे हैं, ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेन को तुम लोग। पर हम जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि बता देते हैं अपना रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा। देखो जब हम इलास्टिक लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और जब हम स्ट्रेन लिखेंगे ना तो इसको शॉर्ट में हम थोड़ा सा इस प्रकार से आपका बेंडिंग रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू जो होगा वो आपका होगा चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, यही आपका क्या होगा स्ट्रेन। अब यहां से पढ़ते हैं कि जो हुक्स लॉ होता है, एक हुक्स लॉ बताता है, हुक्स लॉ ये बताता है कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है।
अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का मतलब ये समझ में आता है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, वो स्ट्रेन बढ़ेगा। तो देखो थोड़ा सा समझ में, एक मटेरियल के अंदर में क्या होता है कि ये मान लेते हैं मटेरियल है, ये मटेरियल P है, तो इस पे लोड बढ़ाते जाओगे स्ट्रेन आते जाएगा, लोड बढ़ाते जाओगे स्ट्रेन है, और यही लोड अगर एक और मटेरियल पे लगाओगे, सेम मटेरियल, एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल ए है, सेकेंड, और सेकेंड पे जब लोड लगाया गया तो इसका डिफॉर्मेशन मान लेते हैं कि इतनी सा हुआ, तो इसका डिफॉर्मेशन कितनी सा हुआ, इतना हो गया। सुनो ध्यान से समझना, एक मटेरियल फर्स्ट है और एक मटेरियल सेकेंड है, दोनों मटेरियल अलग अलग है, लोड क्या है, सेम है। तो एक में ऐसा पता चला कि एक में तो लोड जब लगाएं तो कम डिफॉर्मेशन हुआ और एक में लोड लगाएं तो क्या हो गया, ज्यादा डिफॉर्मेशन। यानी कुछ न कुछ ऐसा चीजें है जिसपे वो भी डिपेंड कर रहा है। डिफॉर्मेशन लोड के अलावा और किस पे डिपेंड कर रहा है, अरे मटेरियल के प्रॉपर्टी पे बता रहा है। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक हमको मटेरियल का प्रॉपर्टी दर्शाना पड़ेगा कि नहीं दर्शाना पड़ेगा, कुछ तो हमको लगाना पड़ेगा ना, तभी तो आपका ये देखो, दोनों अगर मान ले कि मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता तब तो कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो एक पढ़े होगे 9th में भी कि एक जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट के होता है। लेकिन उसमें भी आपको क्या पढ़े होंगे कि मटेरियल अलग अलग रहेगा तो आपको अलग अलग रहेगा बिहेवियर, आई अलग अलग रहेगा। तो एक्चुअली में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना वो लोड वुड का नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमको ये समझ में आ रहा है कि वो स्ट्रेन तो हो रहा है दोनों में और लोड सेम है, लेकिन यहां पर यह देखा जा रहा है कि मटेरियल पे डिपेंडेबल है। इसका मतलब कि अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने की कोशिश करें तो अगर हम मटेरियल प्रॉपर्टी का बिहेवियर जान लेंगे तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो यहां से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हटा सकते हैं। अगर हमको इस मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिंदगी में नहीं हटा पाइएगा। यहां पर भी आपका क्या लिख देते हैं कि V = RI। बताइए ई आर क्या बताता है कि एक्चुअली में जो करंट है वो आपका वोल्ट पे तो डिपेंड करवे करता है, उसके अलावा और भी कुछ पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम एक काम करो कि इसको जब तुम हटाना चाहते हो तो एक्चुअली में वो किस पे डिपेंड कर रहा है और चीजें देखो और उसको बताओ यहां पास कि किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर हम जब सेम चीजें देखें तो मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि अगर हम इसको हटाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जो मटेरियल को बताएगा, क्या बताएगा, मटेरियल को। और अब तुम सोचो कि स्ट्रेस आप कैलकुलेट कर सकते हो, स्ट्रेन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ई आप नहीं निकाल लीजिएगा। तो किसी का भी मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है, ध्यान से जितना जो बातें बोल रहे हूं बहुत पॉइंट कहीं बुक में नहीं मिलेगा नहीं कुछ, जितना भी जो स्ट्रेस बताएं और स्ट्रेन जो है, तो किसी का भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो कैपेसिटी होता है, दैट इज मैंने जो ई बताया कि इलास्टिसिटी क्या एक प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को क्या बाहर से जज कर पाओगे, नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रेस निकालते हैं, स्ट्रेन निकालते हैं, और स्ट्रेस अपॉन में जब स्ट्रेन हम करेंगे तो यहां से निकल के आ जाता है ई, यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब यहां से हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं और तुम लोग थोड़ा सा बताना, गलती मत करना। तुमको मान लेते हैं कि ये मटेरियल है, इस मटेरियल का पहले लोड हम जो लगाएं वो P लगाएं, ठीक है, और इसको मैंने 3 टुकड़ा किया, ठीक है, कितने टुकड़े किए, 3 टुकड़ा किए, और फिर मैंने लोड लगा दिया 2P, यहां पर लगा दिया, यहां पर भी 2P लगा दिया, और यहां पर 3P। बताइए किसमें इलास्टिक मॉडुलस चेंज करेगा, ई किसमें चेंज करेगा, बताओ। बोलो कजी रहा, बोलो।
मैं ये बोला कि एक मटेरियल को 3 टुकड़े किए और तीनों में अलग अलग लोड लगाएंगे तो अलग अलग स्ट्रेन आएगा। तो बताइए किसमें इलास्टिक मॉडुलस चेंज करेगा कि नहीं करेगा, या फिर ज्यों का त्यों रहेगा? कची नहीं पता, तुम लोग पॉइंट ध्यान से नहीं समझते। हम क्या बोले थे अभी कि जो इलास्टिक होता है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया। जब एक बार मटेरियल को डिसाइड कर ही लिए, एक बार सिलेक्ट कर ही लिए, तो क्या वो ई आपका चेंज करेगा? चाहे इसका 100 टुकड़ा करे चाहे 1000 टुकड़ा करे, कितनों टुकड़ा करे, ई आपका कभी चेंज करेगा ही नहीं। तो किसी भी मटेरियल के प्रॉपर्टी, क्या मटेरियल का प्रॉपर्टी कभी चेंज कर सकता है? अगर उसको 4 टुकड़ा कर दोगे तो क्या होगा? अरे ज्यों का त्यों रहेगा। मान लेते हैं कि चावल है और चावल का 100 टुकड़ा कर दोगे तो वो आपका गेहूं थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं ना। तो किसी भी मटेरियल के लिए तो वो क्वेश्चन कभी कभी देता है कि मान लेते हैं कि पहले इलास्टिक ई था, उस पर हम 4 गुना लोड लगाएं और 5 गुना लोड लगाएं, तब बताइए कि ई क्या होगा? अरे भाई जिंदगी भर निकालते रहो, कहाँ निकालना है तुम, मटेरियल ही नहीं चेंज किया। तो ये जो डिपेंड करता है वो पहले ही बताएं मटेरियल का प्रॉपर्टी। जब तक आप मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं चेंज करोगे डिफॉर्मेशन आपका सेम का सेम आने वाले। ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा लेकिन लेंथ तो आपका वही रहेगा ना, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो समझा देते, यहां पर डेल एल अपॉन में एल आया, तो यहां पर लेंथ कुछ और था तो डिफॉर्मेशन भी कुछ होगा। यहां पर लेंथ और कुछ और था, डिफॉर्मेशन कुछ और था। यहां पर लेंथ कुछ और, डिफॉर्मेशन कुछ और। यहां पर आपका स्ट्रेस कुछ अलग अलग, तो कांस्टेंट आपका सब चीजें जो ई और ई जो आएगा वो आपका सेम ही आने वाला है। और आपको पता होगा कि जब मटेरियल छोटा रहता है तो डिफॉर्मेशन भी कम आता है। जैसे ई मटेरियल बहुत लंबा कर दोगे तो डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगा, और जब कम कर दोगे तो डिफॉर्मेशन कम आएगा। यानी ओवरऑल जब ई वैल्यू तुम देखने की कोशिश करोगे तो हमेशा सेम आने वाला है। यानी शॉर्ट में हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करिएगा इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा। तो अगर सेम मटेरियल के लिए इलास्टिसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, इसीलिए आप जैसा भी स्टील पढ़िए सब में जो इलास्टिक मॉडुलस होता है वो 2 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर mm² आता है। अब वो कैसे बताते हैं? हाँ, E इज इक्वल टू, तो E क्या है? इलास्टिक ही तो है, इलास्टिसिटी ही तो है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वही तो पढ़ते हैं। तो यहां से जो हटाएं वो क्या है? आपका मटेरियल का प्रॉपर्टी है, याद रखना। ये मटेरियल का क्या है? प्रॉपर्टी है कि वो इतना। प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक का अलग चीज है, टर्म आता। तो ये आपका क्या है? ई। अच्छा आप हमको एक चीज बताइए, थोड़ा सा सोच सोच करके बताना कि अगर ई मान लेते हैं कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या ये स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा? कुछ चर्चा थोड़ा मोड़ा। हाँ, स्ट्रेंथ मजबूत कितना है। अरे स्ट्रेंथ गधा मजबूत, क्या उसके बारे में बताएगा? हाँ बताएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा समझ में आना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि बहुत चीज़ें इस सब जो चीज़ें होता है वो पता नहीं चल पाता है, भले नहीं पता, पढ़ लेता है पूरा नहीं पता। अब सोचो कि ई जो है वो ई जो है वो स्टील के लिए होता है 2 इंटू में 10⁵ इतना बड़ा वैल्यू होता। ई अगर रबड़ का देखोगे तो भाई खत्म, कोई मतलब नहीं। रबड़ का देखोगे तो इलास्टिसिटी आपका क्या होता है? पढ़े हो कभी रबड़ का? रबड़ का इलास्टिसिटी सर्च करना, कुछ भी नहीं होता ही नहीं है, मान लो तो। रबड़ एक ब्रिटल मेरेट, मतलब कि मटेरियल की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। अब बोलोगे सर तो रबड़ तो खिंचा जाता है, बोलता है उसको बॉडी जो है वो बॉडी इलास्टिक बॉडी है। किसको बोलता है इलास्टिक बॉडी? रबड़ को, कि रबड़ तो खिंचा जाता है। सर बहुत अच्छा तो वही खिंचाएगा, स्टील कहाँ खिंचाता है? जो आप जो इलास्टिक पढ़े हो, जिसका दिमाग में जो बैठा रखे हो कि वो मटेरियल इलास्टिक होता है जो खिंचा जाता है, तो आप गलत दिमाग में बैठाए हो। जैसे कोलगेट को टूथपेस्ट समझ लेता है,
उसी प्रकार से तुम लोग जो है वो जो इलास्टिक होता है उसको लचीलापन समझ लेता है। ठीक है, इलास्टिक को क्या पढ़ लेते हो? लचीलापन पढ़ लेते हो कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, इलास्टिक देता है हमको। ठीक है, तो वो चीजें नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो इलास्टिक का मतलब कुछ और है। देखो अब तुमको खुद समझ में आएगा कि क्या होगा। से देखो, अगर हम रबड़ के लिए डिफाइन करते हैं ई, थोड़ा सा ध्यान रखना और तुम लोग खुद बताना सर कि क्या होगा ई। तो थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल चलते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ से मान लें कि एक पी लोड लगाया और ये है जो स्टील है। क्या है? एक स्टील है। एक मैंने रबड़ लिया। क्या लिया? रबड़ लिया। और इस रबड़ पे भी मैंने कौन सा लोड लगाया? पी लोड लगाया। क्या लोड लगाया? पी। हमको पता है, अभी हम निकाले कि E इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, यानी E जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब दोनों पे थोड़ा सा स्ट्रेन की चर्चा कर लेते हैं। अगर हम इसका स्ट्रेन लिखेंगे तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब इसका लेंथ क्या है? L है, और इसका भी लेंथ क्या है? L है। क्या है लेंथ दोनों का? L है। इसका जो चेंज हमको देखने को मिलेगा वो आपका चेंज इन लेंथ ए देखने को मिलेगा, और इसका उतना ही लोड में जब लेंथ देखोगे तो बहुत खतरनाक तरीके से लेंथ निकल के आए। बरसक जितना लेंथ पहले था उसका 3 गुना निकल के आता है, पता है ना? इतनी सा वो जो रबड़ होता है, अरे इतनी को तो रहवे करता, उसको टान के कितना कर देते हो तो इतना ऐसे, यानी कि जिसका वो अपना लेंथ है उससे ज्यादा उसका क्या आ जाता है? डिफॉर्मेशन आ जाता है। अब समझो, तो इसका जो है वो स्टील का है, और यहां से स्ट्रेन जो है वो रबड़ का लिख रहे हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। अब बताइए इसके कंपेयर में रबड़ का स्ट्रेन क्या आएगा? बहुत ज्यादा आएगा। बहुत ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? तुम हमको बताओ। ज्यादा आएगा। तो बताइए कि अगर स्टील में अगर देखें तो अगर ई वैल्यू कम होगा तो ई वैल्यू ज्यादा होगा, और जब ई वैल्यू आपका ज्यादा होगा तो ई वैल्यू कम होगा। अब खुद बताओ किस में इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा आ गया? स्टील में आ गया। कहीं से पता चला कि रबड़ का कुछ लेना देना था? क्या वो लचीलापन से कोई मतलब था? क्या यहां पर कुछ भी आया वो टर्म? नहीं। तो ये सब चीजें समझ में आता है कि एक्चुअली में हम जो समझते हैं वो गलत समझते हैं और रहता कुछ और है। इसीलिए कभी कभी जब नोट पॉइंट में लिख देता है कि रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील, तो ऐसे सोचते रह जाता आंख फाड़ के क्या लिख दिया, और फिर समझता हो लगता बुकवा जो है वो थोड़ा सा नोट को हटा करके गलती कर दिया होगा कुछ। ठीक है, तो नहीं। तो यहाँ खुद से तुमको पता चल रहा होगा कि जो आपका इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रबर जो होता है वो लेस देन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अगर जिस मटेरियल का ई अगर ज्यादा होगा वो मटेरियल ज्यादा मजबूत होगा। तो कौन सा मटेरियल का ई ज्यादा होगा? स्टील। कभी रबर का घर बनते देखा है? सड़क बनते देखा? कहाँ सड़क बनते देखता है रबर का रे? ठीक है, अब तुम बोलोगे सर हम डैम बनते देखे हैं, रबर डैम क्या है? उस पर जाकर के ट्रक चढ़ा दो, दब जाएगा खुद, हवा हुआ सब निकल जाएगा। तो ये चीजें समझो। तो ये सब चीजें जो है वो आपका क्या है कि मटेरियल का प्रॉपर्टी, और मटेरियल का प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है वो स्ट्रेन और स्ट्रेस पे भी डिपेंड करता है। स्ट्रेस पे भी डिपेंड करता है। तो स्ट्रेस पे तो डिपेंड करवे करेगा, लेकिन स्ट्रेन पे, स्ट्रेन जैसा ही ज्यादा होगा ये आपका सीधे कम जाएगा। तो यहां से आपको पूरा पता चल गया होगा कि मटेरियल का जिसका में ई ज्यादा होगा वो मटेरियल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि उसके अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छा, मतलब वो मटेरियल थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ई का लचीलेपन से कोई मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि उसमें कितना इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स आ रहा है और कितना उसमें डिफॉर्मेशन आ रहे हैं। समझ में आया? कितना देरी हो गया? 1 घंटा हो गया स्पीच।
अब लिखो तुम लोग, छुट्टी कहाँ दी, लिखो। 1 घंटा सुने होते, 1 घंटा लिखो। अब जितना था आज वाला टर्म में वो सारा चीज़ें बोल दिए। अब तुम लोग यहाँ से लिखो, लिखना चालू करो। ऑनलाइन वाले में क्या करेंगे, ग्रुप में भेजल होगा।